हाय एवरीवन। आज हम लोग सीरीज का अगला पार्ट करेंगे। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि पर्सनालिटी ट्रेट, जॉन डेवी, इरिक एरिक्सन, एडीजीडी, ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और इसके पहले भी बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए गए हैं। ये सीरीज का 27वां पार्ट होगा। तो चलो शुरू करते हैं। और आप लोग रफ पेन भी लेके बैठ सकते हो, जिससे कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक हो नोट डाउन कर लेना। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं। पहला देखो, एक शिक्षक के रूप में आप एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार की रणनीति का पालन करेंगे। बताया जा रहा है कि आप एक शिक्षक हैं और समावेशी कक्षा में किस प्रकार की रणनीति का पालन करेंगे। तो ऑल ऑफ दीज यानी उपयुक्त सभी, केवल सहकर्मी शिक्षा, केवल सहकारी शिक्षा या फिर केवल सहयोगात्मक शिक्षा। तो देखो इंग्लिश में देखो ऑप्शन क्या हो सकता है। एज ए टीचर व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेटजी यू विल फॉलो इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। ऑल ऑफ द एबव, ओनली पीयर ट्यूटरिंग, ओनली कोऑपरेटिव लर्निंग या फिर ओनली कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो देखो एक टीचर के रूप में आप जो समावेशी शिक्षा को करोगे तो ये इमेज देखो। इंक्लूसिव एजुकेशन बेसिकली होता क्या है कि सारे बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है, शामिल किया जाता है, उनको अप्रिशिएट किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है, उनको इन्वॉल्व किया जाता है। तो इसी से रिलेटेड इंक्लूसिव एजुकेशन होता है। तो यही पूछा है। तो इनमें सहकर्मी शिक्षण भी होंगे, सहकारी शिक्षा भी होगा, यानी कोऑपरेट भी करेंगे, कोलैबोरेट भी करेंगे। यानी पहले का जो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी, यानी पहला नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, मनोदशाओं, स्वभाव, प्रेरणाओं और अन्य लोगों की इच्छाओं पर उचित प्रतिक्रिया देने की क्षमता वाले व्यक्ति में अच्छा डाट स्वभाव होता है। किस प्रकार का स्वभाव होता है। अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, प्रकृतिवादी, स्थानिक। A person with capacity to respond appropriately to the moods, temperaments, motivation and desire of the people have good intelligence, interpersonal, intrapersonal, interpersonal, naturalist या फिर spatial। तो सेकंड का आंसर यहाँ पे इंटरपर्सनल, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है। ठीक है। दूसरे की मनोदशाओं, स्वभाव, प्रेरणाओं और अन्य लोगों की इच्छाओं पर उचित प्रतिक्रिया देने की जो क्षमता होती है किसी व्यक्ति में, उसको क्या बोलते हैं। इंटरपर्सनल, अंतर्वैयक्तिक। दूसरे का आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, एक बच्चा किस प्रकार का शिक्षार्थी है जो कक्षा के दौरान नोट्स लेकर और परीक्षा से पहले ऊंचे स्वर में पढ़कर बेहतर सीखता है। यानी वो रूट लर्निंग करता है, परीक्षा से पहले ऊंचे स्वर में पढ़ रहा है और कक्षा के दौरान नोट्स लेकर पढ़ रहा है। तो पठन लेखन शिक्षार्थी, दृश्य शिक्षार्थी, संज्ञानात्मक शिक्षार्थी, वर्णनात्मक शिक्षार्थी। तो देखो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा थर्ड का पठन लेखन शिक्षार्थी होगा, क्योंकि वह परीक्षा से पहले नोट्स लिया है और रूट लर्निंग कर रहा है। ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ लर्नर इज ए चाइल्ड हु लर्न्स बेस्ट बाय टेकिंग नोट्स ड्यूरिंग क्लास एंड रीडिंग देम अलाउड बिफोर ए टेस्ट। रीडिंग राइटिंग लर्नर, विजुअल, कॉग्निटिव या डिस्क्रिप्टिव। तो इसका आंसर रीडिंग राइटिंग लर्नर, थर्ड का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों को कोई नियम या संरचना न देने से किस प्रकार की अभिभावक शैली की विशेषता बताई जाती है। आपको बताना है कि बच्चों की कोई नियम या संरचना न देने पर किस प्रकार की अभिभावक शैली की विशेषता बताई जा सकती है। उलझा हुआ, अनुमोदक, आधिकारिक, अधिकारवादी। तो ये ऑप्शन देख सकते हो यहाँ पे। ये देखो 3 डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल है। पेरेंटिंग स्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग पहला इमेज दिखा रहा है, दूसरा परमिसिव पेरेंटिंग, तीसरा अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। देखो अथॉरिटेरियन में क्या है कि डिमांड पेरेंटिंग है। सेकंड में क्या है, अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग है। परमिसिव पेरेंटिंग में हैंड्स ऑफ पेरेंटिंग वेयर द चाइल्ड कैन यूज देम रिसोर्स इफ दे चूज। और अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग में क्या होता है, क्लियर एक्सेप्शन बट सपोर्टिव ऑफ फेलियर। ठीक है। इंटरेक्टिव पेरेंटिंग है एक तरह से। परमिसिव पेरेंटिंग इसमें हो जाएगा पहले इस क्वेश्चन में, क्योंकि पूछा है कि इसमें नियम और संरचना न देने से कोई संरचना या कोई नियम नहीं दिया जाता है। तो 4 का आंसर परमिसिव।
सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, किसी व्यक्ति का नाम पता हो लेकिन तत्काल याद नहीं आने पर किस घटना का अनुभव होता है? टिप ऑफ द टंग घटना, मान्यता त्रुटि, भूलना या फिर पुनर्प्राप्ति संकेतन। देखो, किसी व्यक्ति का नाम पता हो यानी रिकॉल नहीं कर पा रहा है तो उसको किस घटना को कहा जाएगा इसमें चारों घटनाओं में से? तो काफी इजी है। व्हाट फिनोमेना इज एक्सपीरियंस व्हेन वंस नो ए पर्सन नेम बट कैन नॉट रिमेम्बर इन एट द मोमेंट? टिप ऑफ द टंग फिनोमेना, रिकॉग्निशन एरर या फिर फॉरगेटिंग या फिर रिट्राइवल क्यू। ये देखो, टिप ऑफ द टंग फिनोमेना जो कि एक है, उसकी कुछ इमेज है। तो इसमें देखो, एक ये सामान्य दुकानदार और एक ये जो इसका कस्टमर है, तो कुछ शायद भूलने की इमेज दिखाई दे रहा है। इसी को बोलते हैं टिप ऑफ द टंग फिनोमेना। लिखा भी है, व्हेन वी आर ट्राइंग टू रिकॉल समथिंग बट इट इज जस्ट आउट ऑफ रीच, मतलब वो रिकॉल नहीं हो पा रहा है। दिस कैन बी एक्सीडिंग फ्रस्ट्रेटिंग, और इससे फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? टिप ऑफ द टंग घटना, यानी नाम पता हो लेकिन याद नहीं आ रहा, तत्काल याद नहीं आ रहा, उसे क्या बोलते हैं? टिप ऑफ द टंग फिनोमेना। 5 का पहला आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा सिद्धांत इस पर ध्यान केंद्रित करता है कि नई जानकारी का किस हद तक मानसिक रूप से विश्लेषण किया जाता है? ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो ध्यान केंद्रित करता है कि नई जानकारी का किस हद तक मानसिक रूप से विश्लेषण किया जाता है? सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत, संबंधपरक विश्लेषणात्मक सिद्धांत, प्रक्रियाकरण सिद्धांत के स्तर या फिर गहरे स्तर का प्रक्रियाकरण सिद्धांत? आपको बताना है कि इसमें ऐसा कौन सा आंसर हो जाएगा इसका। What theory focus the degree to which new information is mentally analysis? ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, रिलेशनल एनालिटिकल थ्योरी, लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी या फिर डीप लेवल प्रोसेसिंग थ्योरी? इसका जो आंसर हो जाएगा लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी, यानी 3rd नंबर, प्रक्रियाकरण सिद्धांत के स्तर। इसमें क्या होता है? मानसिक रूप से विश्लेषण किया जाता है किसी हद तक की जानकारी का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आवेगता निम्नलिखित विकार की एक विशेषता है, यानी इम्पल्सिविटी किस डिसेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है? ये डिसेबिलिटी का क्वेश्चन है। इम्पल्सिविटी इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर। तो कौन सा होगा? ईटिंग डिसऑर्डर है, अटेंशन डिफिसिट, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, लर्निंग डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। मैं बता दूं यहाँ पे इस क्वेश्चन से एक और जानकारी, ये डिसेबिलिटी क्या है, इसको शॉर्ट में ADHD भी बोलते हैं, और ये एक डिसऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि आवेगता जो है तो किसकी विशेषता है? तो यह ADHD की ही विशेषता है। इसमें क्या होता है, बच्चा ध्यान को कंट्रोल नहीं कर पाता है, अति सक्रिय होता है, और इसमें इम्पल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आवेग जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। 7 का आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन एक अधिगम सिद्धांतकार नहीं है? आपको ये बताना है कि who among the following is not a learning theorist? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, एरिक एरिक्सन, BF स्किनर या फिर इवान पावलो? देखो, अधिगम सिद्धांतकार इसमें 3 हैं लेकिन एक नहीं है, आपको उनको बताना है। इनकी क्या थ्योरी थी? बेसिकली ट्रायल एंड एरर पर काम किया है। BF स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग में और इवान पावलो ने क्लासिकल कंडीशनिंग में काम किया है। एरिक एरिक्सन साइकोसोशल डेवलपमेंट, तो इन्होंने डेवलपमेंट से रिलेटेड काम किया है, जबकि लर्निंग की तीनों विधाएं ये लोग काम किए हैं। इन्होंने ट्रायल एंड एरर दिया, BF स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दिया, इवान पावलो ने क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, ये देखो इनका एरिक एरिक्सन की जो साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी है, तो 8 स्टेप में इन्होंने दिया था, और ये डेवलपमेंट से नहीं बल्कि कॉग्निटिव थ्योरी थी। इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, प्ले एज, स्कूल एज, एडोलेसेंस, अर्ली चाइल्डहुड, एडल्टहुड, ओल्ड एज। बेसिकली इसमें एडोलेसेंस तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम इनिशिएटिव वर्सेस क्यूरियोसिटी वर्सेस इंफीरियरिटी, और आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। ठीक है, तो इसमें यही हो जाएगा एरिक एरिक्सन। 8 का आंसर सेकंड। ये साइकोसोशल डेवलपमेंट दिए हैं, बाकी तीनों ने लर्निंग थ्योरिस्ट हैं, लर्निंग पे काम किया है। क्वेश्चन नंबर 9, वाइगोस्की के अनुसार डाटा तकनीकों का उपयोग करके नए ज्ञान के साथ
अपने ज्ञान का निर्माण करके एक बच्चे को सीखने में मदद कर सकते हैं। स्कैप होल्डिंग, साइकोलॉजिकल, समीपस्थ विकास या फिर इथियोलॉजिकल। देखो वाइगोत्स्की महोदय ने जो थ्योरी दिया था तो कौन सी थ्योरी दी थी, ये रहा वाइगोत्स्की महोदय की कुछ इमेज, ये देखो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये एक उनका जो थ्योरी था उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट किस प्रकार उन्होंने यूज किया। यहाँ जो सेंटर वाला ये ग्रीन कलर में है, लर्नर कैन डू अनएडेड, यहाँ पे लर्नर अनएडेड रहता है, उसमें कुछ भी सीख सकता है, वो उसका दायरा होता है। उसके बाद जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है जिसमें MQ व्यक्ति हैं, मोर नॉलेजेबल अदर, जो व्यक्ति होता है वो सिखा सकता है। और ये थर्ड जो सर्कल है तो इसमें क्या होता है, लर्नर कैन नॉट डू, मतलब उसके परिधि से बाहर होता है, वो नहीं सीख सकता इस क्षेत्र में। तो यही बताया गया है कि नए ज्ञान के साथ अपने ज्ञान का निर्माण करें। इसमें ये देखो ये दिखाया गया है, यहाँ पे लिखा है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट लर्नर कैन डू विथ गाइडेंस, यानी कि ये सेकेंड वाला सर्कल, ठीक है। तो यही है, इसको क्या बोलते हैं, स्कैप होल्डिंग बोलते हैं। अगर स्कैप होल्डिंग यानी मचान, मतलब दूसरों का सहारा लेना, ठीक है। यहाँ पे मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन जो है, तो एक जो कि कम नॉलेजेबल पर्सन होगा उसको उसकी जानकारी देगा, ठीक है। 9 का आंसर पहला। क्वेश्चन नंबर 10, जेरोम ब्रूनर के अनुसार डाटा प्रतिनिधित्व में एन्कोडिंग एक्शन आधारित जानकारी शामिल होती है और इसे हमारी स्मृति में संग्रहित किया जाता है। कौन सी है, ऐतिहासिक, अलंकारिक, इनेक्टिव या फिर प्रतीकात्मक, ठीक है। आपको उसको इसका आंसर बताना है जेरोम ब्रूनर के अनुसार कि किस प्रकार से मेमोरी होती है, टाइप्स ऑफ मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्मृति में संग्रहित होती है। तो यहाँ पे दिया है आइकॉनिक मेमोरी है, फिगरेटिव मेमोरी है, इनेक्टिव है, सिंबॉलिक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ब्रूनर के अनुसार फिगरेटिव होगा, अलंकारिक। जेरोम ब्रूनर के अनुसार अलंकारिक प्रतिनिधित्व में एन्कोडिंग एक्शन आधारित जानकारी शामिल होती है, उसे हमारी स्मृति में संग्रहित किया जाता है, ठीक है। तो इनका आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षक अध्ययन की प्रक्रिया में एक डॉट की भूमिका निभाता है। जॉन डीवी जो है, इनके अनुसार शिक्षक अध्ययन प्रक्रिया में आपको बताना है मार्गदर्शक, सूत्रधार, साथी, दर्शन शास्त्री। अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी द टीचर्स प्ले द रोल ऑफ, देखो एनसीएफ के अनुसार टीचर क्या है, एक फैसिलिटेटर है, ठीक है, यानी सहायक करता है। लेकिन जॉन डीवी क्या मानते हैं, गाइड, पार्टनर। ये आंसर हो जाएगा 11 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, शून्य अस्वीकृति का सिद्धांत यानी जीरो रिजेक्शन का सिद्धांत का अर्थ क्या है। किसी भी दिव्यांग बच्चे की शिक्षा के अवसर से वंचित नहीं किया जाएगा, किसी भी दिव्यांग बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी दिव्यांग बच्चे को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, किसी भी दिव्यांग बच्चे को नियमित विद्यालय संस्था में नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो 12 का आंसर होगा, ये देखो ये चाइल्ड जो है डिसेबल चाइल्ड है और इसमें यही पूछा है कि जीरो रिजेक्शन, मतलब इसको रिजेक्शन नहीं किया जाए, यानी इसको भी शामिल किया जाए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 12 का, किसी भी दिव्यांग बच्चे को शिक्षा के अवसर से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, बड़े 5 व्यक्तित्व लक्षणों को डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता है। आपको यहाँ पे बताना है ऐसा उसको किस नाम से जाना जाता है, जो 5 बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स है। बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स इज आल्सो नोन एज ब्रूक स्केल, रिवर स्केल, ओशियानिक स्केल, कैनोई स्केल। यानी 5 बड़े स्केलों पर्सनालिटी ट्रेट जो है तो उसको सम्मिलित करके किसी एक नाम से पुकारा जाता है, उसका नाम क्या है ये बताना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। और ये देखो ये रहा, तो 5 बड़े पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, इनको एक वर्ड में बोला जाता है। जैसे कौन कौन से, ओपननेस है, कॉन्शियसनेस है, एक्स्ट्रावर्जन है, एग्रीबलनेस है और न्यूरोटिसिज्म है। तो इनको मिलाकर क्या बोलता है, द बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स। इसको बोल सकते हो आप लोग ओशियानिक स्केल, ठीक है। ये रहा ओशियानिक स्केल यानी थर्ड नंबर। 5 बड़े व्यक्तित्व लक्षणों को यानी पर्सनालिटी ट्रेट को क्या बोला जाता है, ओशियानिक स्केल।
क्वेश्चन नंबर 14, वह प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जिसने आनुवांशिक ज्ञान पद्धति शास्त्र के अनुसार शास्त्र के अध्ययन की स्थापना की, जो इस प्रक्रिया की व्याख्या करता है कि किस प्रकार व्यक्ति जीवन पर्यंत जन्म से संज्ञानात्मक रूप से विकसित होते रहते हैं। ठीक है, जीवन पर्यंत उन्होंने किस बात की खोज की? आनुवांशिक ज्ञान पद्धति शास्त्र के अध्ययन की स्थापना की, साथ में संज्ञानात्मक रूप से विकसित होते रहते हैं जीवन पर्यंत कोई भी मानव। इंग्लिश में क्या हो सकता है इसका? जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी विच एक्सप्लेन टू द प्रोसेस ऑफ हाउ पीपल डेवलप कॉग्निटिवली फ्रॉम बर्थ थ्रू आउट देयर लाइफ स्टेज। आर्नोल्ड गसल थे, बी एफ स्किनर थे, हार्वर्ड गार्डनर थे, फिर जीन पियाजे थे। संज्ञानात्मक से रिलेटेड थे और ये आंसर हो जाएगा इसका 14 का 4। इन्होंने एपिस्टेमोलॉजी, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी की भी स्थापना की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, शरीर में कोशिकाएं जो मस्तिष्क से और उसके लिए जानकारी का संचालन करती हैं क्या है? निम्न होती है। प्रजनन यानी रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं, मसल सेल यानी मांसपेशी कोशिकाएं, नर्व सेल यानी तंत्रिका कोशिकाएं, ब्लड सेल यानी रक्त कोशिकाएं। देखो, शरीर में जो कोशिकाएं जो मस्तिष्क और उसके लिए जानकारी यानी सूचना प्रसारण मंत्रालय, आपको बताना है आपके शरीर में सूचना प्रसारण मंत्रालय का काम कौन करता है? यहाँ पे नर्व सेल होती हैं, ये सूचनाओं को आदान प्रदान करती हैं मस्तिष्क से बॉडी में, बॉडी से मस्तिष्क से। ठीक है, 15 का आंसर 3rd। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण को ग्रहण करना क्या है? भूमिका दबाव यानी रोल स्ट्रेन, भूमिका निर्माण यानी रोल मेकिंग, भूमिका दूरी यानी रोल डिस्टेंस, भूमिका लेना यानी रोल टेकिंग। अक्सर ये फिल्मों में देखते हो, किसी अन्य की जो भूमिकाओं पे ही फिल्में बनती हैं, उसमें क्या किया जाता है? रोल टेकिंग किया जाता है। रोल यानी भूमिका लेना। 16 का आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 17, किस संवेदन को विकसित करने में होने में अधिकतम समय लगता है? आपको बताना है ऐसा कौन सा सेंसेशन है जिसको विकसित होने में थोड़ा अधिक टाइम लगता है, अधिक समय लगता है। विच सेंस टेक्स द लॉन्गेस्ट टू डेवलपमेंट? स्मेल, हियरिंग, टेस्ट, विजन। तो देखो, सूंघना जो है सभ्यता स्वाद से तो थोड़ा टाइम कम ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा दृष्टि में ज़्यादा टाइम लेता है। तो 17 का आंसर 4। ठीक है, अधिक समय लगता है इसके संवेदन को विकसित होने में, तो आंसर दृष्टि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कोहल वर्ग के अनुसार उत्तर लोक संगत नैतिकता में तर्क का अंतिम चरण है? यहाँ पे आपको बताना है तर्क का अंतिम चरण कौन सा है। कोहल वर्ग के उत्तर लोक संगत नैतिकता, इसको हिंदी में समझ, इंग्लिश में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल स्टेज ऑफ रीजनिंग इन पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी अकॉर्डिंग टू कोहल वर्ग, मोरालिटी ऑफ यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल, मोरालिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर ओरिएंटेशन टुवर्ड्स पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, या फिर सोशल कंसर्न एंड कॉन्शियसनेस, यानी सार्वलौकिक नैतिक मूल्यों की नैतिकता, समझौते की नैतिकता, दंड और आज्ञा की ओर अनुकूलन, या फिर सामाजिक सहानुभूति की ओर विवेक। पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी जो होती है, ये कुछ देखो, इमेज देखो, कोहल वर्ग 6 स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट, इसमें 3 लेवल हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और 6 स्टेज है। लेवल 1 में 2 स्टेज है, लेवल 2 में 2 स्टेज है, लेवल 3 में। इसमें पोस्ट कन्वेंशनल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें 2 स्टेज है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, और 5.6 है यूनिवर्सल प्रिंसिपल। तो यही पूछा है कि पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी में तर्क का अंतिम चरण क्या होता है। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, 18 का आंसर सार्वलौकिक नैतिक मूल्यों की नैतिकता। ठीक है, मोरालिटी ऑफ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ये रहा यूनिवर्सल प्रिंसिपल, स्टेप 6 है। ठीक है, लेवल 3 का स्टेप 6। आंसर 18 का पहला। क्वेश्चन नंबर 19, छात्र बच्चों को शिक्षित करने के लिए ग्रेड त्वरण, ठीक है, की सिफारिश की जाती है। ग्रेड त्वरण क्या होता है? ग्रेड एक्सेलरेशन इज रिकमेंडेड फॉर एजुकेटिंग द चिल्ड्रन।
नॉर्मल को, डिसएडवांटेजेस को, गिफ्टेड को या फिर बैकवर्ड को। देखो जो ग्रेड तुरंत होता है मतलब अपग्रेड कर देना, तो किन बच्चों को किया जाएगा, गिफ्टेड बच्चों को, जो कि एक निश्चित समय में अपने लेवल से अधिक चीज़ों को कर सकते हैं, यानी जिस क्लास में है वो अगली क्लास के भी सिलेबस को कर सकते हैं। तो उसमें क्षमता किसमें होती है, गिफ्टेड को, इसलिए उसको क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, ग्रेड तुरंत कर दिया जाता है। 19 का थर्ड क्वेश्चन नंबर 20 देखो, प्रायड के अनुसार हिस्टीरिया शब्द का अर्थ बताना है आपको। अकॉर्डिंग टू प्रायड द हिस्टीरिया डिस्क्राइब, हिस्टीरिया क्या है, हिस्टीरिया शब्द के बारे में प्रायड ने क्या चीज़ों को डिस्क्राइब किया है। जानवरों का एक फोबिया है, लोगों का एक फोबिया है, मानसिक आघात के लिए शारीरिक प्रतिक्रिया है, फिर भावनात्मक आघात के लिए शारीरिक प्रतिक्रिया है। इमेज में देखो, ये कोहलबर्ग के 3 लेवल है, पोस्ट कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल। ये रहा हिस्टीरिया सब। हिस्टीरिया में देखो ये इमेज कुछ है, इसमें से कुछ स्टेपिंग के हैं। पहला स्टेप में नंबरिंग दिया है, नंबर बाय नंबर देखो, तो किस प्रकार से इमोशन से चीज़ों को किया जा रहा है, लास्ट में ये फाइनली मिल जाते हैं 5 स्टेप में, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो यही पूछा है कि हिस्टीरिया शब्द का क्या अर्थ है प्राइड के अनुसार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 20 का 4 नंबर, भावनात्मक आघात के लिए शारीरिक प्रतिक्रिया, ठीक है। इमेज को फिर से देख सकते हो, ये रहा इमेज। तो भावनात्मक से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, व्यवहारवाद इनके द्वारा संस्थापित किया गया था, किसके द्वारा संस्थापित किया गया था। बिहेवियरिज्म वाज फाउंडेड बाय टोलमैन, जॉन बी वाटसन, बी एफ स्किनर, थॉर्नडाइक। तो व्यवहारवाद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो बिहेवियरिज्म जो है, ये देखो, डिफरेंट साइकोलॉजी ऑफ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, बहुत सारी साइकोलॉजी है, जिसमें से कोग्निटिव साइकोलॉजी है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है, साइको एनालिसिस है, बिहेवियरिज्म है और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है। ये कुछ प्रमुख साइकोलॉजी है, इसमें से बिहेवियरिज्म साइकोलॉजी के बारे में आपको पूछा है और इसको किसने दिया था। तो अब ये सारे मोस्ट हैं, कहीं के क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप लोगों इसको कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं बिहेवियरिज्म को बताता हूँ, बी एफ स्किनर थे इसके लिए। बाकी कॉग्निटिव को किसने दिया, ह्यूमनिस्टिक को किसने दिया, साइको एनालिसिस को किसने दिया, गेस्टाल्ट थ्योरी को किसने दिया, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। 21 का जो आंसर हो जाएगा बी एफ स्किनर। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर थर्ड, सॉरी जॉन बी वाटसन हो जाएंगे, बी एफ स्किनर नहीं होंगे यहाँ पे। वाटसन महोदय ने दिया था व्यवहारवाद, ठीक है। आंसर 21 का आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, निम्नलिखित में से क्या निर्देश के विचार पद्धति की एक विशेषता नहीं है। आपको यह बताना है कि क्या निर्देश विचार पद्धति की एक विशेषता नहीं है। शिक्षार्थियों को संविमर्श चिंतन के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, इसमें प्रतिस्पर्धी सहयोग शामिल है। यह निर्देश की एक मौखिक और लिखित पद्धति है, या फिर यह एक सामूहिक केंद्रित प्रक्रिया है। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, यह निर्देश की एक मौखिक और लिखित पद्धति है, ठीक है। सी नंबर, यह एक विशेषता नहीं होगी, बाकी तीनों ये विशेषताएं होंगी। तो 22 का आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 23, किसी की नाक का आकार इसके द्वारा निर्धारित होता है। किसी की नाक का आकार किसके द्वारा निर्धारित होता है, भूगोल के द्वारा, पर्यावरण के द्वारा, आनुवंशिकता के द्वारा या संस्कृति के द्वारा। नाक का जो आकार होता है, ये देखो, फादर, मदर, फिर ये चाइल्ड, ठीक है, दोनों को मिलने से ये चाइल्ड हुआ। तो इसके नाक देखो तीनों की, तो लगभग जो चाइल्ड की है तो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके मदर एंड फादर, यानी आनुवंशिकता, हेरिडिटी, ठीक है। 23 का आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24, अधिगम पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। किस अधिगम पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, लर्निंग शुड बी फोकस्ड ऑन, बच्चा क्या अधिगम कर रहा है, प्रदर्शन पे या फिर नौकरी प्राप्त करने पे या फिर अंक या ग्रेड पे। देखो अधिगम या लर्निंग का सबसे प्रमुख मोटो हो सकता है बच्चा क्या अधिगम कर रहा है, इस पे फोकस करना चाहिए। 24 का आंसर पहला। काफी इजी क्वेश्चन है, बेवरिस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, जीन पियाजे के अनुसार डांट के दौरान बच्चों में अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित होता है। फिर से जीन पियाजे महोदय का यह सेकंड क्वेश्चन है, यानी ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, याद करके रखना, वेरी वेरी मोस्ट है। 25 का आंसर हो जाएगा, मूल ऑप्शन देखो, मूल संक्रियात्मक अवस्था, अमूल संक्रियात्मक अवस्था, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था या फिर आनंद।
तो पियाजे का आंसर ये कौन सी स्टेज में होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा अमूर्त क्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, 25 का आंसर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी सेकंड। क्वेश्चन नंबर 26, वह विधि जो उन तथ्यों पर आधारित होती है कि छात्र सामूहिक गतिविधि और सहयोग सीखते हैं, किसमें? समस्या समाधान में, परियोजना में, प्रदर्शन में, फिर विचार विमर्श में। देखो, सामूहिक गतिविधि और सहयोग किसमें सीखेंगे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 26 का परियोजना, प्रोजेक्ट मेथड में। प्रोजेक्ट मेथड में ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। बेस्ड ऑन द फैक्ट स्टूडेंट लर्न एसोसिएशन एक्टिविटी एंड कोऑपरेशन इज नोन एज प्रोजेक्ट। 26 का आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 27, समावेशी शिक्षण के लिए आवश्यक है कि विद्यालय डॉट डॉट के नकारात्मक रूपों से के प्रभाव से मुक्त हो, असंतुलन के, अवकलन के, विविधता के या पक्षपात से। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है? पहले क्वेश्चन में एक इमेज मैंने दिखाया था, तो उसमें क्या था, ये देखो, ये रहा। इंक्लूसिव एजुकेशन में चिल्ड्रन को क्या किया जाता है? अप्रिशिएट किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है, चाहे वो किसी भी कल्चर से हो, किसी भी डिसेबिलिटी से इफेक्टेड हो। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा तो पक्षपात से, नकारात्मक रूपों से प्रभाव से मुक्त हो। ठीक है, तो 27 का आंसर 4 हो जाएगा। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको इन्वॉल्व करना चाहिए, सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए। 27 का आंसर 4 नेगेटिव सेंस में, यहाँ पे नकारात्मक रूपों में पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखो, भोजन का एक व्यावसायिक विज्ञापन हमारे मुंह में लार का उत्पादन करता है, इसकी वजह क्या हो सकती है? ऑपरेंट कंडीशनिंग, साइन लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग या फिर लेटेंट लर्निंग। ठीक है, आपको बताना है कि व्यावसायिक विज्ञापन हमारे मुंह में लार का उत्पादन करता है। तो ये कौन सी थ्योरी थी? क्लासिकल कंडीशनिंग दिया था किसने? इवान पावलोव। उसमें क्या दिया था कि एक कंडीशन पैदा किया जाता है जिसमें एक डॉग होता है, उसको एक निश्चित टाइम पे भोजन दिया जाता है, उसके पहले उसको बेल बजाई जाती है, तो बेल को कंडीशन हो जाता है, यानी जब बेल बजती है तो समझता है कि उसको भोजन मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से व्यावसायिक विज्ञापन में हमारे मुंह में लार के उत्पादन, मतलब कि ऐसे ऐसे जो इमेज विज्ञापन दिखाए जाएंगे उसमें से बहुत सारे कंडीशन पे कर दिए जाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्लासिकल कंडीशन। 28 का जो आंसर हो जाएगा क्लासिकल कंडीशन से ये थ्योरी रिलेट कर रही है। इवान पावलोव ने इसको दिया था, बहुत ही मोस्ट है ये भी, याद रखना। 28 का आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, तनाव नकारात्मक रूप से सीखने को प्रभावित करता है, स्टेट अफेक्टेड। ये रहा देखो क्लासिकल कंडीशनिंग का इमेज, एसोसिएट एंड इनवॉल्युंटरी रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस। एक डॉग है, कभी विसिल बजाई जाती है तो उसको पता चल जाता है कि उसको भोजन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग की विधि है जिसको दिया था किसने? स्किनर महोदय ने दिया था। एक रैबिट जो है, चूहा जो है, एक बटन को दबाता है तो उसको कुछ भोजन मिलते हैं। तो ऐसे कुछ थ्योरी है, उसको याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछते हैं हमेशा। यहाँ पे देखो, तनाव नकारात्मक रूप से सीखने को प्रभावित करता है किसको? शिक्षार्थियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना, अपने व्यवहार में सुधार करने के लिए शिक्षार्थियों को पढ़ाना, साथियों के साथ उनकी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना, या फिर एड्रेनलाइन जारी करना। तो तनाव नकारात्मक किसके लिए होता है, किस सीखने को प्रभावित करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 29 का, शिक्षार्थियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक, थोड़ा सा तनाव या डिप्रेशन वो होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए, जिससे कि अभ्यर्थी सीख सके। नहीं तो क्या होता है, रिलैक्स मोड में बहुत सारी चीज़ों को बॉयकॉट करता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, डॉट डॉट नेत्रहीन लोगों को उंगली के सिरे यानी फिंगर टिप और विशेष साधन के उपयोग द्वारा पढ़ने और लिखने में सहायता करता है। कौन? लुइस, या फिर ब्रेल, या फिर विचार पुस्तक यानी आइडिया बुक्स, या फिर विचार प्रारंभिक यानी आइडिया स्टार्टर। तो आप लोगों को पता ही होगा नेत्रहीन लोगों के लिए किसने काम किया है। ये रहा कुछ नेत्रहीन लोगों के लिए जो वर्कशीट होती है, उसमें डॉटेड होता है, जिसके माध्यम से वो
अपने उंगलियों से टच करके सीखते हैं। उसका एक विशेष प्रकार का आर्डर दिया है, किसने दिया था ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे ब्रेल लिपि के उपयोग किया जाता है, दिया किसने था, लुईस ब्रेल ने दिया था सबसे पहले। और यही ब्रेल लिपि से ही डिसेबल्ड जो नेत्रहीन चाइल्ड होते हैं वो उंगलियों से के माध्यम से अपनी लर्निंग करते हैं, ठीक है, फील के माध्यम से, ना कि उनको दिखाई देता है। तो इस तरह से यह सीरीज यहीं समाप्त होती है और अगली सीरीज में फिर से बहुत ही जल्दी आएगी। तब तक के लिए जुड़े रहें, इसको रिपीट भी कर लेना, ठीक है। धन्यवाद।